नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज आप लोगों का करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि हमारे भारतीय संविधान से जुड़ी हुई है। भारतीय संविधान का सबसे अहम टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। तो हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मूल संविधान में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, तो उस वक्त जो है हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। लेकिन अभी जो है भाग बढ़ करके 25 हो गए हैं, यानी वर्तमान समय भागों की संख्या कितनी हो गई है? 25। तो हम लोग सबसे पहले नंबर में भाग को जानेंगे और भाग के माध्यम से हम लोग टोटल अनुच्छेद को जान लेंगे। तो अभी अनुच्छेदों की संख्या 395 है और भाग कितने हैं? 22 है। सॉरी, भाग 25 है। मूल संविधान में भाग कितने थे? 22 थे और अभी भाग कितने हो गए हैं? 25 हो गए और अनुच्छेद 395। हम लोग प्रत्येक भाग से ही सभी अनुच्छेद को भी पढ़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर में हम लोग जानेंगे भाग 1 के बारे में। भाग 1 के बारे में कहा गया है कि भाग 1 में जो हमारा कहता है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ एवं उसका क्षेत्र। भाग 1 कहता है संघ एवं क्षेत्र के बारे में, भारत के संघ एवं क्षेत्र के बारे में। भारतीय संविधान का भाग में भाग 1 कहता है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 1 के बारे में। भाग 1 में क्या कहता है? भाग 1 कहता है संघ एवं राज्य का क्षेत्र। भारत जो है संघ एवं राज्य का क्षेत्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या वर्णन है? भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का। आप लोगों को पता है कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और संघ क्षेत्र कितने हैं? 8 हैं। संघ क्षेत्र का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। तो हम लोग भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में इस पूरे भाग 1 में पढ़ेंगे और ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में ही वर्णन है। तो अनुच्छेद 1 सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 में क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 से यह पता चलता है कि यह अनुच्छेद 1 जो है दो बात को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 1 क्या करता है? दो बातों को स्पष्ट करता है। तो पहला बात क्या है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है? भारत का संवैधानिक नाम का मतलब हो गया कि भारत के संविधान में भारत के किन नामों से इसको पुकारा गया है। तो भारत संविधान में भारत के दो नामों से पुकारा गया है। पहला नाम क्या है? इंडिया। पहला नाम क्या है? इंडिया है। दूसरा नाम क्या है? भारत। यानी कि भारतीय संविधान में भारत को दो नामों से पुकारा जाता है। पहला नाम है इंडिया और दूसरा नाम क्या है? भारत। इसके बाद दूसरा इसका क्या बिंदु है? दूसरा बिंदु है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यानी भारत जो बना है हमारा देश, यह राज्यों के संघ से मिला है। यानी बहुत सारे राज्य मिल करके एक संघ बनाया और संघ से हमारा क्या बन गया है? देश बन गया है। यानी कि अनुच्छेद 1 जो वर्णन करता है दो बातों को स्पष्ट करता है। तो दूसरे दोनों बात में क्या क्या है? पहला बात है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, दूसरा क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो हम लोग अनुच्छेद 1 को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि भारत अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन है। ये अनुच्छेद 1 जो दो बात को स्पष्ट करता है। पहला एक कि भारत जो है, भारत का संवैधानिक नाम क्या है, भारत का संवैधानिक नाम से दूसरा क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो भारत का संवैधानिक नाम तो हो गया, एक इंडिया हो गया, दूसरा क्या हो गया? भारत, और दूसरा क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। अब अनुच्छेद 1 के बाद में हमने क्या बिंदु लिखा है? राज्य निर्माण प्रक्रिया। राज्य निर्माण प्रक्रिया। देखिए सबसे पहले हम लोग राज्य निर्माण प्रक्रिया को समझेंगे। अगर राज्य निर्माण प्रक्रिया को समझ लेते हैं तब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अनुच्छेद 2 और 3 जो है राज्य से ही संबंधित है, इसलिए करके उससे पहले हम लोग राज्य निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया में जो सबसे अहम भूमिका निभाती है वो संसद निभाती है। कौन निभाती है? संसद। अगर संसद नहीं हो तो किसी भी राज्य का निर्माण कार्य संभव हो पाना नहीं हो पाएगा। तो राज्य निर्माण में संसद की क्या भूमिका होती है? देखिए सबसे पहले अगर किसी राज्य का निर्माण करना हो, किसी राज्य का निर्माण का मतलब किसी राज्य का बंटवारा करना हो, किसी राज्य को तोड़ करके एक अलग राज्य बनाना हो, तो इसके लिए सबसे पहले जो है गृह मंत्रालय क्या करती है? विधेयक बनाती है। किसी राज्य का निर्माण करने के लिए गृह मंत्रालय क्या करती है? विधेयक बनाती है। और गृह मंत्रालय विधेयक को क्या करती है? उसको सबसे पहले राष्ट्रपति के पास भेजती है। राष्ट्रपति क्या करती है? उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल, जिस राज्य का विघटन करना है उस राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस विधेयक को उस संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास में उसको भेजती है और वह राज्य क्या करती है? उस विधेयक को अपने पास में 30 दिनों तक रख सकती है। 30 दिन तक उस विधेयक पर विचार विमर्श कर सकती है और सहमति दे सकती है। अगर राज्य विधानमंडल उस विधेयक पर सहमति नहीं भी देती है तो इस बात से इस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि राज्य निर्माण में विधानमंडल का योगदान जो है नगण्य माना गया है। अगर वो हाँ सहमति दे तो भी ठीक है और सहमति नहीं दे तो भी ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये विधेयक जो वापस फिर से लौट करके राष्ट्रपति पास में आता है 30 दिन के बाद। 30 दिन के अंदर में उसको अपना सहमति देना होता है। अगर देता है तो ठीक होता है, नहीं देता है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद क्या कहता है? वो विधेयक जो है फिर से पुनः राष्ट्रपति के पास जाती है। तो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद क्या होता है? वो राष्ट्रपति विधेयक को
संसद के दो सदन होते हैं, संसद के दो सदन, निम्न सदन उच्च सदन, यानी कहने का मतलब एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। तो राष्ट्रपति चाहे किसी भी सदन में, चाहे निम्न सदन में या उच्च सदन में, यानी दोनों में से किसी सदन में इस विधेयक को भेज सकते हैं। तो जिस सदन में यह विधेयक भेजा जाता है उस सदन के सदस्यों के द्वारा जो है साधारण बहुमत से ही इस विधेयक को पारित करना होता है। और अगर जिस सदन में इसको पारित कर दिया जाता है, फिर उस सदन से पारित होने के बाद उसको दूसरे सदन, एक सदन में जब पारित हो जाता है इस विधेयक को, तब इस सदन से, एक सदन से फिर दूसरे सदन में जाती है। तो दूसरे सदन में भी इस विधेयक को साधारण बहुमत से ही पारित करके इसको आगे बढ़ाया जाता है। और यानी जब दोनों सदन में यह विधेयक पारित हो जाती है तो उसके बाद यह विधेयक जो है फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और अंतिम में जो है राष्ट्रपति क्या करती है, इस पर अपना सहमति जताती है, और यानी कहने का मतलब अपना हस्ताक्षर एवं मुहर करती है, और इसके बाद जो है किसी राज्य का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि राज्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत कहां से हुई, तो गृह मंत्रालय ने विधेयक बनाया, उसके बाद उसको क्या किया, राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने क्या किया, उसको राज्य के विधानमंडल के पास भेजा, उसको 30 दिनों के लिए राज्य विधानमंडल के पास में अधिकार होता है, 30 दिन तक वो कुछ भी कर सकता है, उसको विचार दे सकती है, हाँ नहीं जो भी कर सकती है। अगर नहीं भी देती तो कोई इस बात में फर्क नहीं पड़ता है, वो विधेयक फिर से पुनः राष्ट्रपति पास जाता है। राष्ट्रपति पास जाने के बाद वह राष्ट्रपति क्या करती है, उस विधेयक को संसद के किसी सदन में, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी सदन में उसको भेज देती है। जिस सदन में उसको भेजा जाता है वहां से उसको पारित होने के बाद उसको दूसरे सदन में फिर भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी साधारण बहुमत द्वारा उसको पारित करके, यानी कि उसको बाद वापस उसको राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है। और अंतिम में क्या होता है, राष्ट्रपति इस पर अपना सहमति पत्र, इस विधेयक पर अपना सहमति देता है, अपना हस्ताक्षर व मुहर करता है, और इस प्रकार से क्या होता है, उस राज्य का निर्माण हो जाता है। तो आप लोग राज्य निर्माण की प्रक्रिया समझ लिए। आइए हम लोग अनुच्छेद 3 के बारे में जानते हैं, सॉरी अनुच्छेद 2 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 1 समझ गए थे, अब अनुच्छेद 2 के जानेंगे। अनुच्छेद 2 का कहना है कि इसके तहत जो है भारत की संसद जो है नए राज्य का निर्माण करती है। देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहती है, इस अनुच्छेद 2 के तहत जो है भारत का जो संसद है किसी भी नए राज्य का निर्माण यानी भारत में मिला सकती है, यानी किसी पड़ोसी देश से। देखिए इसके तहत यानी अनुच्छेद 2 के तहत भारत की संसद किसी नए राज्य को भारत में मिला सकती है। अब यहाँ पे बात हो रहा है निर्माण नहीं, मिलाना। क्या होता है, मिलाना। मिलाने का मतलब क्या हो गया, हमारे भारतीय हिस्सा में किसी पड़ोसी देश का कुछ हिस्से को अपने अगर भारत में मिलाना हो तो क्या हमारे सीमा में परिवर्तन होगा। अब मान के चलते हैं, देखिए हमारा ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। हम समझने के लिए छोटा सा मैप बनाते हैं। अब समझने के लिए हम इसको बनाए, अगर मान के चलते हैं, देखिए हम लोगों हमने एक बात बताया था पिछले वीडियो में कि ये सिक्किम जो है हमारे भारतीय राज्य में शामिल नहीं था, ये हमारे नेपाल का हिस्सा था, और इसको क्या किया गया, भारतीय में मिलाया गया। अब आप बताइए कि भारत में इसको मिलाया गया, इसको क्या किया, भारत में मिलाया गया। तो सिक्किम को जो भारत में मिलाया गया ये अनुच्छेद 2 के तहत ही मिलाया गया, और इसको मिलाने का अधिकार किसके पास में था, संसद के पास में। तो कहता है संसद जो है नए राज्यों का जो भारत में विलय करेगा यानी मिलाएगा, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएगा। यानी किसी भी पड़ोसी देश का, यानी हमारे इधर का पड़ोसी देश या इधर का किसी भी पड़ोसी देश का जब उसका सीमा उसके क्षेत्र को अपने भारतीय क्षेत्र में मिलाएगा तो हमारे भारतीय क्षेत्र में जो नया राज्य बनेगा उस राज्य का निर्माण जो होता है अनुच्छेद 2 के तहत होता है। आप लोगों को समझ में आ गया कि अनुच्छेद 2 में क्या होता है। अनुच्छेद 2 जो है संसद जो है किसी बाहरी देश से यानी किसी बाहरी क्षेत्र को अपने भारतीय सीमा में मिलाकर के राज्य का निर्माण जो करेगी अनुच्छेद 2 के तहत करेगी। अब आइए अनुच्छेद 3 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 का कहना है कि संसद जो है किसी राज्य का विभाजन करना यानी विभाजन करके किसी नए राज्य का निर्माण करना। इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद जो है किसी राज्य का विभाजन कर नए राज्य का निर्माण करना तथा राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, किसी राज्य का सीमा क्षेत्र बढ़ गया, किसी क्षेत्र में सीमा में कटौती हो गई तो राज्य का सीमा क्षेत्र एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 क्या करता है, अनुच्छेद 2 में क्या था, बाहरी राज्य से भारत में राज्य का निर्माण किया गया। अनुच्छेद 3 कहता है हमारे आंतरिक यानी हमारे देश के अंदर में ही किसी राज्य का बंटवारा करके, राज्य को तोड़ करके एक नए राज्य का निर्माण करना या फिर उसके नाम में परिवर्तन करना या उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना, ये जो अधिकार है ये जो करती है संसद करती है अनुच्छेद 3 के तहत करती है। किस तरह के तहत करती है, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 में हमारे क्या हो गया, देखिए 2 में भी राज्य का निर्माण हुआ, 3 में भी राज्य का निर्माण हुआ, लेकिन 2 में क्या हो गया बाहरी से जो आएगा और 3 में क्या हुआ जो हमारे आंतरिक हुआ, जो हमारे देश के अंदर का जगह होगा। अब इसको समझने के लिए जैसे के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत ही जो है हमारा बिहार राज्य का जो बंटवारा करके झारखंड जो बनाया गया, यानी बिहार को तोड़ करके झारखंड जो बनाया गया अनुच्छेद 3 के तहत ही बनाया गया। आप लोगों को अभी हाल ही में पता होगा कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख ये 2 नए केंद्र शासित का निर्माण किया गया, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। तो 2 नए जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो बनाया गया ये भी हमारा अनुच्छेद 3 के तहत ही बना। आप लोगों को पता है कि दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को मिलाकर के एक कर दिया गया, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो ये भी जो किया गया हमारा अनुच्छेद 3 के तहत ही किया गया। आप लोगों को पता है कि नाम परिवर्तन, अभी बहुत सारे राज्यों का नाम परिवर्तन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले मैसूर
था नाम, और अभी क्या कहते हैं उसको कर्नाटक कहते हैं। तो मैसूर का नाम कर्नाटक जो बदल के कर दिया गया, ये भी अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। तो आप लोगों को अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 ये तीनों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे बीच में हम लोग राज्य निर्माण की प्रक्रिया को भी समझ लिए। अब देखिए हम लोग राज्य निर्माण के बारे में जान लिए, राज्य का निर्माण कैसे किया जाता है संसद के द्वारा, ये भी हम लोग समझ गए। राज्य के आंतरिक में कैसे होगा, राज्य बाहर से कोई देश से अगर हिस्सा अगर हमारे भारत में मिलेगा तो वो राज्य कैसे बनेगा, इसके बारे में जान गए। अब हम लोग जानते हैं देशी रियासतों का एकीकरण, क्योंकि हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं इस भाग 1 में भारत के राज्यों का एवं उसके संघ क्षेत्र का, तो टोटल राज्य हमारे 28 एवं संघ क्षेत्र जो 8 हैं, इन सबके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे देशी रियासतों का एकीकरण समझते हैं। हम लोगों को पता है कि भारत को जब आजादी मिली तो उस वक्त जो हमारा देश इस तरह से एक सुसंगठित देश नहीं था, ये अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। अलग अलग रियासतों का मतलब होता है कि हमारे भारत में जो है राजाओं का शासन चलता था, वो अपने अपने प्रांत को रियासत कहते थे, अपने अपने प्रांत को क्या कहते थे, रियासत कहते थे। और इस प्रकार से भारत में उस टाइम टोटल जो है 542 कितने थे, 542 रियासत थे। भारत जब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो भारत में उस वक्त जो है 542 रियासतें थी, जिसको जो है उस रियासत को सरदार पटेल ने उस रियासत को मिलाने के लिए देशी रियासत मंत्रालय का गठन किया था। किसका रियासत करके किया था, देशी रियासत मंत्रालय का गठन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रियासतों को भारतीय क्षेत्र में मिलाने के लिए, भारतीय संघ में मिलाने के लिए देशी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया। इस देशी रियासत मंत्रालय के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 542 में से 539 कितना, 539, देखिए हम लिखे हुए होंगे 539 देशी रियासत, 539 रियासत को भारतीय संघ में मिला लिया। 542 में से 539 को भारतीय रियासत संघ मंत्रालय के जो गठन किया गया उसके तहत जो है 539 को भारतीय राज्य संघ में मिला लिया गया। लेकिन इसमें से जो है 3 जो है देशी रियासत, वो तीनों हमारे भारतीय संघ में शामिल नहीं हुआ। अब ये 3 कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया हैदराबाद और तीसरा हो गया हमारा जूनागढ़। ये 3 देशी रियासत ऐसे थे जो कि हमारे भारतीय राज्य संघ में शामिल नहीं हुआ। तो सबसे पहले नंबर में उसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा जान लेंगे, तीनों के बारे में डिटेल्स समझ लेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा ये जानेंगे कि ये जो देशी रियासतों का जो एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो इस योगदान में 2 व्यक्ति और थे जिन्होंने योगदान दिया। कौन कौन, एक थे बीपी मेनन, कौन थे, बीपी मेनन, और दूसरा थे माउंटबेटन। यानी कि बीपी मेनन एवं माउंटबेटन के सहयोग से ही इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों को इकट्ठा किया, सुसंगठित किया, यानी कहने मतलब इन्होंने क्या किया, देश का एकीकरण किया। क्या किया इन्होंने, देश का एकीकरण किया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। अब देखिए भारत का बिस्मार्क का मतलब क्या हो गया, जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण 1871 में किया था। कब किया था, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क ने 1871 ईस्वी में। तो जर्मनी का जर्मनी का एकीकरण करता जो कौन बन गए, बिस्मार्क बन गए। उसी प्रकार से भारत का जो देशी रियासतों का एकीकरण किया वो किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। देखिए हम लोग एक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी देशों को, सभी रियासतों को एकीकरण यानी एक एकता के रूप में, एक बंधन के रूप में बांधा और एक हमारा देश भारत को एक निर्माण किया, एक सुसंगठित देश का निर्माण करने में अहम योगदान निभाया। इसलिए इसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो अब हम लोग जो है 542 रियासत में से 539 रियासत के बारे में जान लिए कि ये भारतीय राज्य संघ में मिल गया। अब 3 देशी रियासत हैं, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एवं हैदराबाद। ये तीनों के बारे में लोग अभी जानने वाले हैं। अब देखिए 500 देशी रियासत जो था, इनमें से सबसे बड़ा रियासत जो था वो हमारा हैदराबाद था। कौन सा था, सबसे बड़ा हैदराबाद। यानी कि 542 देशी रियासतों में से सबसे बड़ा देशी रियासत कौन था, हैदराबाद था। और सबसे छोटा जो था वो कौन था, बिलवारी था। कौन सा था, ये बिलवारी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो है भारतीय देश में, भारत में रियासतों में सबसे बड़ा रियासत कौन सा था, हैदराबाद था। सबसे छोटा कौन था, तो बिलवारी था। तो अभी हम लोग हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ तीनों के बारे में जानेंगे कि फिर बाद में इन तीनों को भारतीय संघ में कैसे मिलाया गया। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ 1871 ईस्वी में बिस्मार्क ने किया। जिस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, उसी प्रकार से भारत में भारतीय राज्यों का जो, भारतीय रियासतों का जो एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसका उपमा दिया गया, उपाधि दिया गया, तो भारत का उसको बिस्मार्क कहा गया। अब हम लोग जानते हैं कि वो जो 3 देशी रियासत थे जो कि भारतीय संघ में नहीं मिले थे, सम्मिलित नहीं हुए थे, उनमें से 3 में कौन कौन थे, पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़, तीसरा था हैदराबाद।
आइए हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में कैसे मिलाया गया। जिस वक़्त आज़ादी हुई, तो उस वक़्त जो है जम्मू कश्मीर में एक शासक वंश चल रहा था, उस वंश का नाम था डोगरा वंश। कौन-सा वंश था? डोगरा वंश। तो जिस वक़्त आज़ादी हुई, भारत आज़ाद हुआ, तो उस वक़्त जम्मू कश्मीर में जो है डोगरा वंश का शासन चल रहा था और डोगरा वंश के जो शासक थे यानी राजा थे, वो राजा हरि सिंह थे। कौन थे? राजा हरि सिंह। डोगरा वंश के शासक जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने यह निर्णय लिया कि ना तो हमें पाकिस्तान में मिलना है और ना ही हमें भारत में रहना है। इसलिए वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहे और इस वजह से उस वक़्त ये घोषणा पत्र किया गया था कि जितने भी रियासत हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहे वो कर सकता है। या तो भारत में रह सकता हो, या तो पाकिस्तान में जा सकता हो, या तो वो स्वतंत्र रह सकता हो। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, इन्होंने ये निर्णय लिया कि ना तो हमें पाकिस्तान के में जाना है मिलने के लिए और ना हमें भारतीय सीमा में मिलना है, हमको अपने आप में स्वतंत्र रहना है। यह निर्णय तो उन्होंने ले लिया, लेकिन हुआ क्या कि 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी घुसपैठियाँ जो है, वो कश्मीर पर आक्रमण कर दिए। यानी पाकिस्तान का जो घुसपैठी आतंकवादी सब थे, उन्होंने क्या किया, कश्मीर को अपने हिस्सा में मिलाने के लिए कश्मीर पर आक्रमण कर दिया 20 अक्टूबर 1947 को। अब कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, इसके मन में बौखलाहट छा गई। अब ये क्या करे ना करे इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसने क्या किया, ये जो है भारत सरकार के पास में अपना आवेदन मतलब विनती लेकर के आया। कहने का मतलब इन्होंने अपना अपने आप को भारतीय में मिलाने के लिए सुझाव दिया भारत में। तो भारत के जो उस वक़्त शासक भारतीय भारतीय लोग जो थे, उन्होंने क्या किया, भारत का जो शासन चला रहे थे संविधान में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने क्या किया कि इसको कहा गया कि आप जो है भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाएँ, यानी भारतीय संघ राज्य संघ में मिल जाएँ और इसके बाद जो हम आपका भरपूर यानी मदद करेंगे और पाकिस्तान का जो अधिकार मतलब जो घुसपैठियाँ हैं, उसको हम लोग यहाँ से खदेड़ के बाहर कर देंगे। तो राजा हरि सिंह ना चाहते हुए भी 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर 1947 को जो है भारतीय विलय पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। ये वो नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी ये मजबूरी बन गई कि उनको भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा और इस प्रकार से 26 अक्टूबर 1947 से जो है जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य संघ में सम्मिलित हो गया और उसके बाद जो है भारतीय सैनिक सिपाही जो है जम्मू कश्मीर जा करके पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठियों को खदेड़ कर यहाँ से भगा दिया। तो इस प्रकार से हम क्या देखें कि कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर भारतीय राज्य संघ में वो शामिल हो गया। अब बच गया इसके बाद में जूनागढ़। एक दूसरा रियासत था जूनागढ़, जो कि ये भी भारतीय राज्य संघ में सम्मिलित नहीं थे। वर्तमान में ये जूनागढ़ जो है गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है और यह एक ऐसा रियासत था जो कि यहाँ के शासक जो थे, ये यहाँ जूनागढ़ के शासक थे, वो अपने आप को ये घोषित कर चुका था कि वो पाकिस्तान में जाएँगे, वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ की जो जनता थे, वो पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, वो भारतीय राज्य में संघ में रहना चाहते थे। इसलिए वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के आधार पर ही इसको जो है भारतीय राज्य संघ में मिलाया गया। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं कि जनमत संग्रह के आधार पर फरवरी 1948 में इसको भारतीय संघ में मिलाया गया। इसके बाद है हैदराबाद। आप लोगों को अभी हम बता चुके हैं कि हैदराबाद रियासत जो है 543 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी और यह जो है ये भी भारतीय राज्य संघ में शामिल नहीं था। तो इसने जो क्या किया था, ये भारत सरकार के साथ में ये समझौता किया था कि इसकी जो स्थिति है अभी वो लगातार यानी वह 1 वर्ष तक लगातार ऐसी बनी रहे। इसके तहत जो इन्होंने भारतीय संघ में ये सम्मिलित होने की सहमति जताई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दिशा निर्देश के अनुसार यानी इन्होंने अपना निर्देश दिया, इन्होंने एक मार्ग दिखाया, दिशा निर्देश दिया कि इसको समय रहते हुए जो है भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया जाए। इसलिए इसके लिए इन्होंने क्या किया कि सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई के तहत ऑपरेशन पोलो के तहत जो है 1948 सितंबर 1948 में इसको भारत में मिला लिया। इन हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत जो है सितंबर 1948 में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि 539 तो पहले मिल चुका था, 40-41 का लिए तीनों जो थे, ये एक में आ गया हमारा जम्मू कश्मीर, वो विलय पत्र के तहत भारत में शामिल हो गया। दूसरा था जूनागढ़ जो कि जनमत संग्रह के आधार पर भारतीय संघ में शामिल हो गया और तीसरा था हमारा हैदराबाद जो कि इसको ऑपरेशन पोलो को क्या कहते हैं, सैनिक कार्रवाई या पुलिस कार्रवाई, यानी कि ऑपरेशन पोलो के तहत जो इसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया। इस प्रकार से कुल 543 जितने भी देशी रियासत थे सभी के सभी भारतीय राज्य संघ में शामिल हो गए। अब इसके बाद जो है क्या किया गया कि राज्य का पुनर्गठन किया गया। जब भारतीय जितने भी देशी रियासत थे वो भारतीय राज्य संघ में सम्मिलित हो गया। इसके बाद हमारे संविधान निर्मात्री जितने भी अध्यक्ष थे, जितने भी कमेटी के मेंबर सब थे, इन्होंने निर्णय लिया कि भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, अब इसके लिए भारतीय राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए अलग अलग प्रकार के आयोग का निर्माण किया गया, गठन किया गया। अब इसमें से सबसे पहला हम लोग इस आयोग के बारे में जानेंगे कि इनमें से कौन कौन सा आयोग बना और इन किन किन आयोगों के
आधार पर ही भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो सबसे पहले इसमें एक आयोग बनाया जिसका नाम है धर आयोग। क्या नाम बनाया? धर आयोग। तो धर आयोग को एस के धर आयोग भी कहते हैं, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग का मतलब देखिए, इन्होंने क्या, इसमें क्या था कि एस के धर जो है ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय थे उसके ये न्यायाधीश थे, और ये क्या हो चुके थे, निर्वाणाधीन हो चुके, यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके थे, ये रिटायर हो चुके थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको एस के धर को, एस के धर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद के जो न्यायाधीश थे वो सेवानिवृत्त हो चुके थे, उसका नाम था एस के धर। एस के धर को ही यह रिपोर्ट को यह कहा गया कि आप जो है 4 सदस्यीय कमेटी बनाइए, 4 सदस्य क्या बनाइए, कमेटी बनाइए, और इसको यह कहा गया कि आप जो है यह बताएं कि वह कमेटी का मतलब मेंबर मिल करके यह निर्णय लें, यह मतलब कि विचार विमर्श करके एक आयोग बनाया गया ताकि आप यह निर्णय लें कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए या पुलिस कार्रवाई के आधार पर किया जाए। तो इन्होंने यानी कि एस के धर जो ये धर आयोग था, इसने क्या किया, इसका गठन क्या किया जून 1948 में। कब क्या किया? जून 1948 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। एस के धर जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो को सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसके अध्यक्ष हुए थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 में पेश किया। धर आयोग ने, धर आयोग का गठन क्या किया जून 1948 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के धर। एस के धर ने जो आयोग, धर आयोग बनाया, इसने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1948 में पेश की, और इनको ये कहा गया था कि आप ये बताएं कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए भाषा के आधार पर किया जाए या सैनिक या पुलिस कार्रवाई के आधार पर। तो इन्होंने जो अपना रिपोर्ट पेश किया, इन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई के आधार पर जो है भाषा राज्यों का गठन किया जाए। इसके बाद आगे चल करके जेवीपी आयोग का गठन किया गया। जेवीपी क्या है? तो देखिए, जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, जे से क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू। बी से क्या हो गया? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी फॉर हो गया वल्लभ भाई पटेल, और पी से क्या हो गया? पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 व्यक्ति, ये 3 नेता जो है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों को मिला करके एक आयोग यानी एक कमेटी का गठन किया गया, और उस कमेटी का नाम कहता है जेवीपी आयोग, यानी जेपीवी कमेटी भी इसको कहा जाता है। इसका गठन दिसंबर 1948 में किया गया। इसका गठन कब किया गया? दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में इसका गठन किया गया, और इसको इन्होंने जो अपनी पहली रिपोर्ट, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की दिसंबर 1949 में। इसका गठन दिसंबर 1948 में किया गया। जेवीपी का गठन कब किया गया? दिसंबर 1949 में, लेकिन 1948 में, और इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया दिसंबर 1949 में, यानी लगभग 1 साल तक पूरा इन्होंने इन तीनों ने मिलकर के जो कमेटी बनाया गया, इस कमेटी ने 1 साल तक अपना विचार विमर्श किया, और उसके बाद अपना निर्णय लिया कि राज्यों का पुनर्गठन जो है पुलिस कार्रवाई के तहत ही किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि धर आयोग ने भी अपना पुलिस अधिकार तहत दिया था, और जेवीपी ने भी अपना रिपोर्ट पेश किया, ये भी पुलिस आधार पर ही कहा गया। इसके बाद आगे चल करके फजल अली आयोग, एक आयोग गठन किया गया, फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग का गठन जो किया गया, इसका 1953 में किया गया। कब किया गया गठन? 1953 में। तो फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है, इसका गठन किया, फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया, और उसके बाद इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 1955 में पेश किया। कब पेश किया? 1955 में, लगभग 2 वर्ष के बाद 1953 में इसका गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया गया 1953 में, लेकिन इन्होंने अपना रिपोर्ट जो पेश किया 1955 ईस्वी में किया। इसने अपना जो रिपोर्ट पेश किया, इन्होंने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार पर किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग सब हैं, अलग अलग जनजाति, अलग अलग समुदाय हैं, इसलिए अगर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए तो उनके क्षेत्र के आधार पर, उनके भाषा के आधार पर, यानी कि जिस प्रकार से उसका भाषा है, बोलचाल है, तौर तरीके, उनके आधार पर उनके राज्यों का गठन किया जाए। तो इनके इस बात को सहमति देते हुए भारतीय संविधान सभा ने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, और इसी के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके जो सहयोगी थे, डॉक्टर फजल अली अहमद के 2 सहयोगी थे, एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू और एम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और एम पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और एम पनिक्कर जो इसके 2 सहयोगी थे, और डॉक्टर फजल अली अहमद, इन तीनों ने मिलकर के फजल अली आयोग का गठन किया गया, और इन्होंने ही निर्णय लिया कि राज्यों का जो गठन किया जाए भाषाई के आधार पर किया जाए। तो इस प्रकार भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन शुरू हो चुका था, जिसमें से टोटल 14 राज्य बन चुका था, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य हमारा आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। इसके बाद में हम लोग देखते हैं ये 14 राज्य जो है भाषाई आधार पर, सबसे पहले से प्रारंभ में 14 राज्य बने। तो 14 राज्य कौन कौन से थे? देखिए, भाषाई आधार पर गठित किया गया 14 जो राज्य थे, उसमें 14 में से सबसे पहला राज्य कौन सा बन गया था हमारा? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बना था। अब देखिए, हम लोग 14 राज्यों को गिनते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। आप लोग अच्छा से इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा हो गया पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा मुंबई, 5वां कर्नाटक, 6ठा केरल, 7वां मद्रास, और 8वां आंध्र प्रदेश, 9वां उड़ीसा, 10वां बिहार, 11वां संयुक्त प्रांत, और 12वां
मध्य प्रांत, 13वां बंगाल और 14वां असम। यानी कि हमारा कहाँ से शुरू हो गया, जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान, जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान, उसके बाद मुंबई कर्नाटक और केरल मद्रास आंध्र प्रदेश उड़ीसा बिहार, संयुक्त प्रांत मध्य प्रांत बंगाल और असम। ये टोटल इन 14 राज्य, इन 14 राज्यों का गठन जो है संविधान के भाषा के आधार पर प्रारंभ में स्टार्टिंग में किया गया। प्रारंभ में हमारा संविधान जब तैयार किया गया था उसमें टोटल राज्यों की संख्या 14 थी, यही 14 राज्य हमारे थे। इसके बाद जाकर के भारत का जो 15वां राज्य बना ये गुजरात और महाराष्ट्र। 15वां राज्य के रूप में गुजरात, 15वां 16वां हमारा महाराष्ट्र बन गया। तो गुजरात महाराष्ट्र का जो गठन किया गया 1960 में, गुजरात महाराष्ट्र जो हमारा भारत का राज्य के रूप में निर्माण किया गया, इसका गठन किया गया 1960 ईस्वी में किया गया। इसके बाद में भारत का जो 16वां राज्य है, 16वां राज्य के रूप में नागालैंड 1963 में, नागालैंड का गठन कब किया गया 1963 में। नागालैंड जब बना हमारा टोटल राज्यों की संख्या देखिए 14 यहाँ था, 15 16 और ये 17वां राज्य बन गया। देखिए 17वां राज्य है, लेकिन कहने का मतलब ये क्रम में जो संशोधन जो चल रहा था तो उसमें ये 16वां था ये। इसका जो भारत का जो 17वां राज्य के रूप में बना वो हरियाणा, हरियाणा का निर्माण 1966 में किया गया। हरियाणा कब बना 1966 में। भारत का हरियाणा राज्य जो है 1966 में बन करके तैयार हुआ। मैं बता दूं हरियाणा का जो निर्माण किया गया ये पंजाब से अलग करके इसको बनाया गया। इसके बाद में भारत का जो 18वां राज्य है वो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश गठन 1971 में, हिमाचल प्रदेश का बन गया 1971 में। हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो गठन जो किया गया 1971 में किया गया, हरियाणा का 1966 में, नागालैंड का 1963 में और गुजरात महाराष्ट्र का 1960 में। इसमें से हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश इन दोनों राज्यों का जो गठन किया गया है वो पंजाब के से ही अलग करके बनाया गया है। देखिए हम लिखे हुए यहाँ कि पंजाब का विभाजन करके हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश का निर्माण जो हुआ है वो पंजाब से हुआ है और इसके लिए जो सिफारिश किया था शाह आयोग, एक आयोग था शाह आयोग की सिफारिश पर ही हरियाणा राज्य का गठन किया गया अभी पंजाब से अलग करके। इसके बाद 1972 ईस्वी में 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा एवं मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1972 ईस्वी में मैत्रीम किसको हम यहाँ साइड में लिखते हैं मैत्रीम का मतलब क्या हो गया मेघालय, तीस हो गया त्रिपुरा और मोस हो गया मणिपुर। इन 3 राज्यों का गठन जो है 1972 ईस्वी में किया गया। कब किया गया 1972 में। मैत्रीम का गठन कब हुआ 1972 में। याद रखिएगा मैत्रीम हो गया मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, ये तीनों राज्यों का गठन 1972 में किया गया। तो 1972 में मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का गठन किया गया। इसके बाद में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का क्या बन गया 22वां राज्य बना 1972 ईस्वी में। कब बन गया 1973 ईस्वी में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 36वां संविधान संशोधन 1973 में बना। सिक्किम जो भारत का जो राज्य बना ये 36वां संविधान संशोधन हो रहा था उस वक्त। 36वां संविधान संशोधन 1973 में किया गया और उसी संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बनकर के तैयार हुआ। अभी तक हम देख रहे हैं टोटल भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो चुकी है 22 हो चुकी है। इसके बाद आगे जाकर के 1987 ईस्वी में 3 और राज्य अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं गोवा, इन तीनों राज्यों का जो गठन किया गया 1987 में। इसके लिए याद रख सकते हैं अरुण गोवा मिजोर। देखिए अरुण से अरुणाचल प्रदेश, गोवा मिजोर, अरुण गोवा मिजोर का इन गठन जो किया गया 1987 ईस्वी में किया गया। इसका गठन कब किया गया 1987। अब राज्यों की संख्या टोटल बढ़ कितनी हो गई 25। सिक्किम था 22वां, ये हो गया 23वां, 24वां, 25वां। सिक्किम हो गया 22वां, अरुणाचल प्रदेश 23वां, मिजोरम 24वां और गोवा 25वां। अब राज्यों की संख्या बढ़ कितनी हो गई 25 हो गई। इसके बाद 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होता है और छत्तीसगढ़ हमारा राज्य जो अलग होकर के ये 26वां राज्य बन गया। कितना राज्य बन गया 26वां राज्य। छत्तीसगढ़ जो भारत का 26वां राज्य बना, ये किससे अलग हुआ तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ। कब अलग हुआ 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। उसके बाद 9 नवंबर 2000 ईस्वी को 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसी प्रकार से यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ। यूपी से कौन हो गया अलग उत्तराखंड और ये भारत का 27वां राज्य बन गया। कितना राज्य बन गया 27वां राज्य। इस प्रकार से टोटल अभी तक हमारे राज्यों की संख्या कितनी हो गई 27वां। इसके बाद 28वां राज्य जो बनता है 28वां राज्य जो बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। झारखंड जो है बिहार से अलग कब हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग होकर के भारत का 28वां राज्य बन गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 जून 2014 ईस्वी को 2 जून 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होता है। कौन अलग होता है तेलंगाना अलग होता है और ये भारत का 29वां राज्य बन जाता है। कितना राज्य बन जाता है 29वां राज्य। आप लोग कहिएगा कि अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं और अगर हम कह रहे हैं 29वां राज्य बन गया। 29 राज्य कहां से गए 29 राज्य हो चुके थे, एक राज्य को खत्म किया गया। देखिए किसको खत्म किया गया अगस्त 2019 ईस्वी में जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया। उसका राज्य दर्जा क्या कर दिया गया
जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा समाप्त करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। दो केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट करके दो केंद्र शासित अलग अलग कर दिया गया। कौन कौन? एक बन गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बन गया लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके, जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। साथ साथ में एक लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार से आता राज्यों की संख्या जो 29 से घट करके कितनी रह गई? 28 रह गई। राज्यों की संख्या कितनी रह गई? 28 रह गई। तो वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम बताना चाहेंगे कि दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को दोनों मिलाकर के एक कर दिया गया है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। 9 थी, उसको भी वो कम हो गया, क्योंकि दो को मिलाकर के एक कंबाइन कर दिया गया। देखिए, नए राज्यों का जब भी निर्माण किया जाता है, जब भी नए राज्यों का निर्माण किया जाता है तो हमेशा जो है दो अनुसूची प्रभावित होती है। कितनी अनुसूची प्रभावित होती है? दो अनुसूची। कौन कौन से होते हैं? तो पहली अनुसूची एवं चौथी अनुसूची। पहली अनुसूची एवं चौथी अनुसूची, यानी इन दोनों अनुसूचियों में भी संशोधन करना पड़ता है, तब जाके किसी राज्य का निर्माण हो पाता है, यानी कि राज्य का गठन हो पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि हम लोग भाग 1 को पढ़ें। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 3 तक ये पूरा क्लियर था। अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 4 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 3 तक में कोई भी अगर संशोधन करना होगा तो ये अनुच्छेद 4 के तहत संसद में संशोधन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं संसद लोग। अनुच्छेद 4 में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों के लिए यह लाभदायक होगा, और किसी भी एग्जाम में इससे प्रश्न हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। मैं इसका जो अगला भाग होगा, संविधान के भाग 2, मैं इसको अगले वीडियो में लेके आऊंगा और उसके बारे में मैं बताऊंगा कि भाग 2 में किसका वर्णन है, वो कितना से कितना अनुच्छेद तक उसमें बातें कही गई है। तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक पढ़े हम लोग, ये भाग 1 में है, और यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में भी आया। तो मेरे इस वीडियो को अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि यह सभी के पास में जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।